हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर चालू किया था। तो हम लोगों ने ये बात किया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। और सेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या है। बेसिक सी चीज़ों में हम लोगों ने देख लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। अब हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं। क्योंकि हमारे पास जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है वो दोनों ही अलग हैं। वो दोनों ज़्यादा एडवांस है और उनके पास अपने ही कुछ नए नए फीचर्स हैं जो यहाँ पे ये स्लाइड में हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका ओरिजिन अलग तरीके से हुआ है ऐसा माना जाता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो कुछ अलग तरीके से ओरिजिनेट हुए हैं ऐसा माना जाता है। तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अलग तरीके से रखे जाते हैं। अब ये क्यों रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं, वो हम लोग इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले हम लोग एक बार राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं कि राइबोसोम क्या है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो राइबोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था क्लॉड नाम के साइंटिस्ट ने, और जो राइबोसोम नाम है वो पेलार्ड नाम के साइंटिस्ट ने टर्म दिया था कि राइबोसोम इसका नाम होना चाहिए। तो क्लॉड ने इसको देखा पर नाम पेलार्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब हम लोगों ने आगे के लेक्चर में दो टाइप के सेल्स देखे थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, या फिर प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों जो टाइप के सेल्स हैं उनमें काफ़ी सारी बार जो मेजर कंपोनेंट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम्स है, वो सब नहीं देखने को मिलते हैं। वो सब यूकैरियोट्स में ज़्यादा होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। वो हम लोगों ने डिफरेंशिएटिंग वाले चैप्टर में बात किया था। पर ये जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ ये डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो ये जो राइबोसोम है उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। मतलब जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं सबके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन है, पर राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ नोट कर लेना, फिर से मैं बता रहा हूँ, सारे सेल ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो राइबोसोम है उसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन प्रोडक्शन करता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब कई बार इनको ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल कहा जाता है, क्योंकि ये जो राइबोसोम है ये ऑर्गेनल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी कहते हैं। तो इसके काफ़ी सारे नाम हो जाते हैं। तो एक तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, फिर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसमें भी राइबोसोम आ जाता है। पेलार्ड ने कौन सा टर्म कॉइन किया था, तो उसमें भी राइबोसोम आ जाता है। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, तो उसमें भी राइबोसोम आ जाता है। तो राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है और उसका बॉडी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम को हम लोगों ने समझने के लिए एक यूनिट बनाया हुआ है। एक स्वेडबर्ग नाम का साइंटिस्ट था। तो स्वेडबर्ग ने क्या किया, राइबोसोम की साइज़ मेजर करने के लिए अलग अलग राइबोसोम की साइज़ मेजर करने के लिए उसने थोड़ी चीज़ें डिफ़ाइन कर ली। ये चीज़ें उसने डिफ़ाइन कर ली कि जो भी राइबोसोम है या जो भी पार्टिकल है वो जल्दी सेडिमेंट कर रहा है या लेट सेडिमेंट कर रहा है। तो उसके बेसिस पे उसने एक यूनिट बनाया जिसको उसने नाम दे दिया स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या है, तो एक राइबोसोम है, अगर वो जल्दी सेडिमेंट कर रहा है किसी लिक्विड के अंदर तो उसको हम लोग कहते हैं ज़्यादा स्वेडबर्ग यूनिट हो जाता है। अगर वही राइबोसोम फ्लोट कर रहा है, जल्दी सेडिमेंट नहीं कर रहा है,
तो उसको हम लोग कम यूनिट दे देते हैं, मतलब उसका स्वेडबर्ग यूनिट कम हो जाता है। तो उसके बेसिस पे जो यूकेरियोटिक राइबोसोम है उसका एटीएस का एटीएस राइबोसोम होते हैं, मतलब हम लोग ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं एटीएस राइबोसोम इज प्रेजेंट, एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 70S होते हैं, मतलब जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे वो 70S राइबोसोम है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होने वाले 80S राइबोसोम है। एस स्वेडबर्ग यूनिट के लिए है जो पार्टिकल साइज को मेजर करता है, कौन सी चीज़ तैर रही है या डूब रही है, सेडिमेंट हो रही है या फ्लोट कर रही है, उसके बेसिस के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं तो ऐसे राइबोसोम दिखते हैं। अब राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है बड़ा सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट जो ऐसा दिखता है, एक छोटा होता है नीचे का सब यूनिट जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, वो ऐसा दिखता है। दोनों आपस में मिला के ऐसा एक राइबोसोम बनाते हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं जब एक मैसेंजर आरएनए आता है। ये मैसेंजर आरएनए क्या है तो हम लोग आगे बात करेंगे, पर इतना समझो कि जब भी न्यूक्लियस से कोई मैसेज आएगा तो उसको रीड करने के लिए स्मॉल सब यूनिट काम करेगा और स्मॉल सब यूनिट से ही वो कोडिंग किया जाएगा। और हम लोगों ने आगे बात किया था कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, तो ये जो मैसेज होता है वो प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज होता है। तो ये जो mRNA बाइंडिंग साइट है वहाँ पे आके mRNA बाइंड करेगा। mRNA DNA क्या है वो हम लोग न्यूक्लियस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे दो सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। जब मैसेंजर आरएनए आएगा, mRNA आएगा, तो दोनों सब यूनिट आपस में मिल जाएंगे और फिर एक बड़ा सा लार्ज राइबोसोम जो हम लोग 80S 70S देखते हैं वो राइबोसोम देखने को मिलेगा। अब वो राइबोसोम के ऊपर हमारे पास 3 साइट है। यहाँ है हमारे पास एक A साइट है, फिर एक P साइट है और एक E साइट है। इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है हमें, 2 सब यूनिट है और दोनों सब यूनिट अटैच तभी होंगे जब mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से कोई मैसेज लेके आएगा तब। अब ये जो 2 सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। तो ये जो लार्जर सब यूनिट है जो हम लोगों ने यूकेरियोट्स के बारे में बात किया था, तो यूकेरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम प्रेजेंट है। तो 80S राइबोसोम में जो 60S का राइबोसोम है वो लार्जर सब यूनिट राइबोसोम है और 40S राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट का है। सिमिलरली 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है, 50S राइबोसोम उसमें लार्जर सब यूनिट का है, 30S राइबोसोम उसमें स्मॉलर सब यूनिट का है। तो इसमें सम जैसा नहीं है कि 60 और 40 100 हो गए तो ये तो 80 कैसे हो गया। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की बात है। ये यूनिट स्वेडबर्ग ने बनाया हुआ है उसके सेडिमेंटेशन के ऊपर से। तो जल्दी सेडिमेंट नहीं हो रहा है उसके बेसिस पे है, समेशन के बेसिस पे नहीं है। तो 80S राइबोसोम में 60S प्लस 40S 2 सब यूनिट है, 70S राइबोसोम में 50S प्लस 30S 2 सब यूनिट है। अब ये जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने राइबोसोम देख लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को राइबोसोम के बारे में थोड़ा फाइंड आउट करना है कि राइबोसोम क्या आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, और आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं तो उनका क्या काम है, और अगर नहीं है तो वो क्यों प्रेजेंट नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएटिंग फीचर्स के बारे में जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अलग करता है। अब ये सबसे पहला फीचर कौन सा है, तो 2 लेयर होती है, 2 लेयर्स आर प्रेजेंट, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर। अब ये 2 लेयर किस किस में प्रेजेंट होती है, तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, फिर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस तो सेंटर है तो वहाँ पे तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, पर इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 2 लेयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद दूसरा डिफरेंशिएटिंग फीचर है डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। अब डीएनए और आरएनए को ऐसे समझो कि ये हमारा जो है वो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। तो जैसे एक बहुत ही अच्छे सा एग्जांपल बताए तो हमारे घर में जो है, घर चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, खाना पानी पैसा चाहिए, पर अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेते हैं,
तो यूजुअली सबके घर में पापा डिसीजन लेते हैं कि आज हमें ये लाना है, या हम लोग यहाँ पे घूमने जाएंगे, या हम लोग कहीं नहीं घूमने जाएंगे। तो ये सारा डिसीजन कौन लेता है? पापा लेते हैं। तो वैसे ही हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है, जो ये सारी इंफॉर्मेशन कैरी आउट करते हैं। तो हर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है, पर उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। उसके बाद उनके पास खुद के राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वो अपना प्रोटीन प्रोडक्शन खुद करते रहते हैं। यूजुअली राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और मैसेज आता है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस से मैसेज आएगा कि अब आपको बनाना है प्रोटीन, तो वो मैसेज न्यूक्लियस से जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में जाएगा राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम में प्रोटीन प्रोडक्शन होगा, पर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम है, तो उनके मैसेज कभी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में नहीं आते, वो अंदर के अंदर ही काम कर देते हैं। और इनके पास 55S राइबोसोम प्रेजेंट है। इसके बाद इनके पास यूनिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो किसी और में नहीं देखने को मिलते हैं, और इनके जो फीचर्स है वो प्रोकैरियोट जैसे हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है कि ये खुद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इनको मल्टीप्लिकेशन के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, जब मर्जी पड़ेगा तब मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। तो ऐसे ये लोग अलग अलग फीचर्स इनके पास प्रेजेंट है बाकी सेल ऑर्गेनल्स से। अब हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले फ्लेमिंग और एल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। डबल मेम्ब्रेन होता है, पावर हाउस ऑफ सेल है, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन, पावर हाउस ऑफ सेल, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अब हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। 3 इमेज है, बहुत ही अच्छी इमेज है, यहीं से स्ट्रक्चर को समझ लेना, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड की इमेज से स्टार्ट करता हूँ। ये जो सबसे पहले इमेज है, आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। तो ये बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सबसे पहले एक आउटर मेम्ब्रेन हो जाती है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन तो क्या है? इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, तो इन बिटवीन थोड़ी जगह रह जाती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। अब वो जगह को हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। समझना ध्यान से, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन का काम है। इनर मेम्ब्रेन है जो ऐसे इसने फोल्ड्स बना दिए हैं, आप कर्सर यहाँ से देख सकते हो, ऐसे फोल्ड्स बना दिए हैं इसने। तो इन बिटवीन इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जगह है, उसको हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इसके अलावा भी सेंटर में जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच में भी जगह है, तो वो जगह को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम, डीएनए प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ ये जो इन्वेजिनेशन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन ने ये जो यहाँ पे देखो ये ऐसा ये फोल्ड बनाया है जो इनर मेम्ब्रेन ने, इसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। तो फिर से एक बार मैं दूसरी इमेज से समझाता हूँ आपको कि आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ऐसे यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन, ऐसे यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और दोनों के बीच की जगह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इन बिटवीन अंदर की जो जगह है, अंदर की ये जो ब्लैकिश, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पर्पल कलर वुड बी विजिबल, ओके। तो ये जो खाली जगह है यहाँ, ये मैं डॉट कर रहा हूँ, जो ये डॉट आई थिंक आपको विजिबल होंगे, ये खाली जगह जो है ये इनर मेम्ब्रेन की अंदर की जगह मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की बीच की जगह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन ने ये क्या किया है, ये जो इन्वेजिनेशन यहाँ से ऐसे बनाया है, ये ऐसा, ये जो इन्वेजिनेशन इनर मेम्ब्रेन की वजह से हुआ है, ये इन्वेजिनेशन को हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्रिस्टे, देखो ये यहाँ पे, ये देखो ये इन्वेजिनेशन जो हुआ है इनर मेम्ब्रेन का, उसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं।
तो ऐसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से विजिबल है। तो ये एक पूरा यहाँ से यहाँ इन्वेजिनेशन हुआ, और वो इन्वेजिनेशन को हम लोग कहते हैं क्रिस्टे। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, क्रिस्टे, इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है, खुद के राइबोसोम प्रेजेंट है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, डबल मेम्ब्रेन है प्लास्टिड के। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसका क्या काम है। तो मेन काम है उसका एनर्जी बनाना, जो एटीपी है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्लास्टिड। अब प्लास्टिड जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। अब प्लास्टिड के अंदर 3 टाइप है। सबसे पहले है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है, तो क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड है जिनके पास कलर प्रेजेंट है, पर कलर कौन सा, तो वो क्लोरोफिल की वजह से नहीं है। यहाँ पे एक आर मिसिंग है। ये क्रोमोप्लास्ट ऐसे हैं जिनके पास कलर प्रेजेंट है पर क्लोरोफिल एब्सेंट है, मतलब क्लोरोफिल की वजह से कलर नहीं है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड है जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल का कलर होता है ग्रीन, तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है ग्रीन। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो इनका कलर ग्रीन नहीं हो सकता। तो क्रोमोप्लास्ट का कलर यूजुअली हो सकता है ब्लू, येलो, ऑरेंज, ऐसे कलर के देखने को मिल सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, ल्यूको मतलब होता है कलरलेस। तो ऐसे हमारे पास कोई कलर नहीं होता। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। अब इसी लेक्चर के अंदर हम लोग क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करने वाले हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर अच्छा रहता है। अब क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। हम लोग ये काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, और ये जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है और एज वेल एज ये जो सेल ऑर्गेनल है, इसका एक मेन काम है। ये मेन काम क्या है, तो लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करना। मतलब ये क्या करता है क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को लेता है, लाइट एनर्जी से वो ग्लूकोज बनाता है और O2 प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऐसे ही ये जो मेन काम है जो ऑक्सीजन रिलीज का, वो क्लोरोप्लास्ट करता है। तो स्पेसिफिकली हम लोग ऐसा बात करते हैं कि प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज किया है, वो स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट से आता है। क्योंकि हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है और प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल काम करना चाहिए, तो वो क्लोरोप्लास्ट है। तो ऐसे कोई भी पूछे कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है, तो वो होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट से ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इमेज के अंदर आपका स्ट्रक्चर एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले कहाँ गया आउटर मेम्ब्रेन, हाँ ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बाद है इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जगह है हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में जो ऐसे स्टैक्स लगे हुए, यहाँ तक एकदम आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी चीज़ को दूसरे इमेज में समझते हैं। ये देखो, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ हो गया है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन हो गया है। अब हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, अलग से इसको उठा के देखिए, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग थाइलेकोइड कहते हैं। एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेकोइड कहते हैं। अगर ऐसे 10 to 15 कॉइन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाए तो उसको हम लोग ग्रेनम कहते हैं। तो थाइलेकोइड और ग्रेनम। अब ये जो दो ग्रेनम को जोड़ने की जो ये लाइंस हैं, ये यहाँ से एक लाइन निकली और यहाँ पे चली गई, ये जो दो ग्रेनम को जोड़ने की लाइन है, इसको हम लोग लेमेला कहते हैं। तो थाइलेकोइड एक सिंगल स्ट्रक्चर, ग्रेनम एक स्टैक, दो ग्रेनम को जोड़ने के लिए जो लाइन है उसको लेमेला कहते हैं। और जो खाली जगह बीच में बच गई है, ये जो ग्रेइश कलर की दिख रही है, उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। तो मेन जो काम है वो यहाँ पे थाइलेकोइड या फिर ग्रेनम और स्ट्रोमा में होता है।
तो ये हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। पर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड, स्टैक ऑफ कॉइन ग्रेनम, खाली जगह स्ट्रोमा और दोनों को अटैच करने वाली जगह लेमेले। तो इतनी चीज़ें क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। अब इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट स्टार्च भी बनाता है, तो स्टार्च प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए है, खुद के लिपिड्स प्रेजेंट है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है, जो हम लोगों ने आगे बात किया था। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो ये जो ओरिजिनेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये थियरी है। मतलब थियरी है मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है, मतलब लोगों ने ऐसे मान लिया है कि ये चीज़ें हो सकती हैं और ऐसी चीज़ है, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, थियरी है। और पर थियरी भी एक्सेप्ट करते हैं लोग, और हम लोगों ने काफ़ी सारी थियरी पढ़ी हुई है और ये सबसे एक्सेप्टेबल थियरी है। तो ये थियरी क्या कहती है, तो सालों पहले एक बड़ा सा सेल हुआ करता था। ये सेल ने क्या किया, ये दो छोटे छोटे सेल को एनगल्फ कर लिया। अब ये जो छोटे छोटे सेल कौन से थे, तो एक था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा था क्लोरोप्लास्ट। तो बहुत सारे ऐसे लाखों सेल थे, लाखों सेल ने, किसी ने माइटोकॉन्ड्रिया को एब्जॉर्ब कर लिया, किसी ने क्लोरोप्लास्ट को एनगल्फ कर लिया, मतलब खा लिया। अब जैसे ही एक बड़े सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को खा लिया, तो अब बड़े सेल को तो एनर्जी चाहिए, तो उसने सबसे पहले इनको डाइजेस्ट करना चाहा। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, इन लोगों को कंटिन्यूअसली खाना पानी प्रोवाइड करना चालू किया। क्योंकि हम लोगों ने आगे देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है और क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट ने सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज बड़े सेल को देना चालू किया। माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी बनाया, बड़े सेल को देना चालू किया। तो इसने ऐसा क्यों किया, सर्वाइवल के लिए किया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग सेल था, बच जाए। अब इन रिटर्न क्या हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही इन सेल के अंदर रहने लगा, तो वैसे सबसे बड़े सेल को बेनिफिट ये हुआ कि उनको एटीपी और ग्लूकोज मिलने लगा टाइम टू टाइम, मतलब बाहर जाने की झंझट कम हो गई। दूसरी चीज़ क्या हुई, तो दूसरी चीज़ जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट थे वो सर्वाइव करने लगे अंदर ही, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, बाहर वो जल्दी मर जाते थे। तो उससे अच्छा एक बड़े से सेल के अंदर प्रोटेक्शन के अंदर रह ले। तो ऐसे दोनों ने अपने अपना फ़ायदा देख लिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्शन मिल रहा था एनवायरनमेंट से, और बड़े सेल को ग्लूकोज और एटीपी मिल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से। तो ऐसे दोनों को फ़ायदा था, तो दोनों साथ में आके रहने लगे। अब सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, सिम्बायोसिस मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है, एक रिलेशनशिप है, अब उसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ऐसे दोनों ने साथ में रह के सर्वाइव किया और ऐसे आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसा थियरी है, ऐसा माना जाता है कि बड़े सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को एनगल्फ किया और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ने एटीपी और ग्लूकोज उन लोगों को कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किया, दोनों को बेनिफिट हो रहा था। तो दोनों ने ये रिलेशनशिप कंटिन्यू किया और दोनों सालों पहले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते थे। तो ये थियरी को हम लोग कहते हैं एंडोसिम्बायोट थियरी। और ऐसा थियरी कोई भी सेल ऑर्गेनल के लिए नहीं है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे डेवलप हुए हैं। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक रखते हैं, और ये वीडियो को सेशन को देखो अच्छे से। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये जो सेशन है, ये सेशन के नोट्स बना लो, क्योंकि ये जो नोट्स आप बनाओगे, ये नोट्स आपको आगे जाके काम में आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टेक्स्ट बुक से रीड कर लो, क्योंकि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक से देख के ही पढ़ा रहा हूँ, पर मेरे जो काफ़ी सारे स्लाइड्स या कंटेंट होते हैं वो टेक्स्ट बुक से मिलते जुलते रहते हैं, पर उनसे थोड़ा आगे रहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा टेक्स्ट बुक से आगे रहें। तो टेक्स्ट बुक से एक बार रीड कर लो, फिर मेरे लेक्चर के नोट्स बना लो, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना लो। तो इतना होमवर्क है, छोटा सा है, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, और जिसको भी नीड है उसको ये लेक्चर को पहुंचाओ, और मेक श्योर करो कि ये लेक्चर से आप नोट्स बना लो।